गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो हम नीट 2021 का एक पेपर हुआ कल, ओके, 12 सितंबर को। उसमें से आपने अभी तक कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और उससे रिलेटेड जितने चैप्टर्स आपने अभी 11th और 12th के जो कंप्लीट कर लिए हैं, कि अभी आपके कुछ चैप्टर्स बाकी है 12th में होना, तो वहां तक कितने क्वेश्चंस आए हैं? आज कल तक का जो हमारा पोर्शन हुआ है, मतलब सैटरडे तक का, वहां तक के जो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। ओके, और हमने जो पढ़ा उसमें से ही आए या नहीं आए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप जो पेपर दे रहे हैं उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कितनी है और आपको जो गाइड किया जा रहा है तो उसकी बेसिस पर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो बायो का पेपर मेरे पास में एक सेट है P3 वाला सेट है मेरे पास में। इस सेट P3 में से हम क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से हमारे पढ़े में से पढ़ चुके हैं उसमें से आए हैं क्वेश्चन। ये 101 से सेक्शन ए बायोलॉजी में बॉटनी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पिरामिड के बेसिस पर है। पिरामिड हम इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। ये तो मोनोइशियस डायोशियस तो हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन है 102 नंबर वाला, मोनोइशियस कौन है उसके बेसिस पर। क्या होता है बेटा मोनोइशियस? मोनोइशियस क्या होता है? जो कोई भी बोल रहा होगा वो थोड़ा सा लाउड साउंड में बोलिए। Both male and female बाइसेक्सुअल। मोनोइशियस, मोनो मतलब वन, सिंगल, मतलब एक ही प्लांट पर, एक ही स्ट्रक्चर पर, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास में मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर है, दोनों है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस। मतलब वो एम्पीसेक्सुअल होना चाहिए। प्लांट है तो बाइसेक्सुअल टर्म हम यूज करेंगे मोनोइशियस, और अगर एनिमल है तो हर्माफ्रोडाइट टर्म प्रेफर करते हैं। ऐसा कौन है, चूज करना है। ए ऑप्शन है साइकस सर्सिनेलिस, बी ऑप्शन है कैरिका पपाया, थर्ड है कारा, और फोर्थ है मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा। साइकस, जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ चुके हैं साइकस। साइकस डायोशियस होता है, मेल साइकस एंड फीमेल साइकस हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। ओके, साइकस डायोशियस होता है, मेल साइकस अलग पढ़ चुके हैं, फीमेल साइकस अलग हो सकता है, अलग होता है। ओके, तो मोनोइशियस नहीं है, डायोशियस है। फिर कैरिका पपाया, पपाया मतलब पपाया प्लांट में भी हम अभी फ्लावरिंग प्लांट में भी आपको एग्जांपल बताया था, जिसमें जेनोगैमी होती है, क्योंकि मेल पपाया अलग होते हैं और फीमेल पपाया अलग होते हैं। ओके, सेपरेटेड डाइमॉर्फिज्म है इसमें। ओके, तो ये भी डायोशियस का एग्जांपल हो गया। कारा, कारा आपने पढ़ा है कि कारा में ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक ही प्लांट बॉडी पर होते हैं। डायग्राम भी आपने आपको बनाने के लिए बोला था एनसीईआरटी से। ओके, तो एक ही प्लांट पर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अपवर्ड और डाउनवर्ड वहां पर एक साथ में दोनों पास में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बायोसेक्सुअल हो गया, मतलब ये हो गया मोनोइशियस। थर्ड है मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा। मर्केंशिया, मर्केंशिया का थैलस आपने देखे हैं, मेल थैलस अलग बनाया था हमने क्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स में। मर्केंशिया का मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम।
के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया था। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर कारा। ओके, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर्स में कारा का डायग्राम दिया हुआ है 12th क्लास में, और बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। साथ में उसके सिंपल से क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस, हम पढ़ चुके हैं और उसमें है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। ओके, CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट सॉर्गम में, सॉर्गम सॉर्गम को हमने लिखा था कि ये C4 प्लांट है। ओके, C4 प्लांट है और C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा PGA, पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा या सक्सिनिक एसिड बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी का पढ़ना बाकी है, बाकी दोनों क्वेश्चन हमारे वहां से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डायएडल्फस स्टेमन्स, ये मॉर्फोलॉजी आपकी पढ़ना बाकी है। ओके, इसके लिए ये क्वेश्चन को मॉर्फोलॉजी के बाद में सॉल्व करना। नेक्स्ट है डीएनए स्ट्रैंड ऑन जेन स्टेन, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, तो यूवी रेडिएशन में जब इथिडियम ब्रोमाइड से हमने उस डीएनए के पार्ट को डाई किया है डीएनए को, तो ऑरेंज कलर के बैंड दिखाता है, ऐसा हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आंसर थर्ड होगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा 105 का। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ चुके हैं। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज in response to environment or phases of life to form different kind of structures. Okay, मतलब प्लांट अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग कंडीशन में स्ट्रक्चर अलग बना सकता है। जैसे हमने लार्कस्पर, कोरिएंडर, इनके एग्जांपल पढ़े थे कि अगर हमने इनको अगर कम पानी वाली जगह पर ग्रो करवाया और ज्यादा पानी वाली जगह पर ग्रो करवाया, ठीक है, तो इनके लीफ कम पानी वाली जगह पर ग्रो करवा रहे हैं तो लीफ जो है वो ज्यादा वाइड होगी, और ज्यादा पानी वाली जगह पर ग्रो करवाया तो लीव्स जो है वो सेक्टेड हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ओके, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ऑप्शन है मैच्योरिटी, सेकंड इलास्टिसिटी, थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ प्लास्टिसिटी। क्या पढ़ा है हमने? प्लास्टिसिटी। है ना, आंसर होगा प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के जो सिग्नल है, स्टिमुलस है, उनके अकॉर्डिंग बॉडी के जो पार्ट्स है उनका अलग अलग शेप में बन जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट 107 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो आप ठीक है, अभी तो आपको ये प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, ओके, इसमें से कुछ टर्म्स आपने पढ़ी है, कुछ टर्म्स आपको पढ़ना है। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले टॉपिक में का ये क्वेश्चन आ गया है, तो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 108 इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आर रिप्रेजेंट, तो ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो आर यहाँ पर है रेस्पिरेशन लॉसेस, ये फर्स्ट वाला आंसर है यहाँ पर, रेस्पिरेशन लॉसेस, आर रेस्पिरेशन लॉसेस, वो इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ओके, देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो अभी। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, क्वेश्चन नंबर 109, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, okay, the production of gametes by the parents, comma, formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called, पहला ऑप्शन है नेट स्क्वायर, सेकंड है बुलेट स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है पंच स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है पुनेट स्क्वायर। क्या आंसर होगा बेटा? पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, वैटसन ने पुनेट ने रिप्रेजेंट किया था, देयरफॉर पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट
109 के बाद में यहाँ कौन सा क्वेश्चन हमारा पढ़ चुके हैं उनमें से आया है? 110 वाला क्या है? Which of the following is an incorrect statement? Nuclear pores act as passengers for protein and RNA molecules in both direction between nucleus and cytoplasm. Microbodies are present in both plant and animal cells. Okay. सेल ऑर्गेनल से भी रिलेटेड है और साथ में फर्स्ट वाले पॉइंट में उसने प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड भी कि वो पास हो सकते या नहीं पास हो सकते, तो दोनों से थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन, बट सेल ऑर्गेनल के बेसिस पर आप मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस को देख सकते हैं। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर proteins and RNA molecules in both direction between nucleus and cytoplasm. Okay, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकंड स्टेटमेंट है mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. थर्ड ऑप्शन है microbodies are present both in plant and animal cells. फोर्थ ऑप्शन है the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm. बताओ कौन बताएगा? सर सीव ट्यूब, वो सेकंड वाला। हाँ, वेरी गुड बेटा आर्यन। सीव ट्यूब सेल वाला। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस होता है क्या? नो। हमने कहा था ना प्लांट में सीव ट्यूब सेल्स में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, और हमारे मैच्योर आरबीसी में एरिथ्रोसाइट में एब्सेंट होता है। यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट लिख रहा है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेस अ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। कॉन्स्पिशियस मतलब दिखने लायक, कुछ फ्यू सेल्स वाला या फ्यू मतलब वहां पर दिखने वाला थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब सेल्स lack nucleus. ओके, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस आपको जो पढ़ाया है उसमें से आए हैं, और आपको जो टॉपिक हो चुके हैं उनमें से आए हैं, और उसी में से जो पढ़ा है उसी में से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी पर बेस्ड है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर कैम्बियम, लेंटिसेल, तो प्लांट एनाटॉमी आपका होना बाकी है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 111 वहां पर 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ये भी इकोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग। ओके, 112 113 आपका है यहाँ पर क्लिस्टोगैमी, जेनोगैमी, जिटेनोगैमी, मतलब पॉलिनेशन पर है ये। तो देखते क्या है, पढ़ चुके आप लोग, पॉलिनेशन से रिलेटेड बनना चाहिए आपसे क्वेश्चन। 113 the term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is, पहला ऑप्शन है क्लिस्टोगैमी, दूसरा है जेनोगैमी, थर्ड है जिटेनोगैमी, फोर्थ है चेस्मोगैमी। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, क्या होगा बेटा? जेनोगैमी। ना आंसर होना चाहिए जेनोगैमी। तो जेनोगैमी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 14 which of the following stages of meiosis involve division of centromere? सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है? एनाफेज 2 में से। सेंट्रोमियर का सर एनाफेज 2। एनाफेज 2 में पक्का? क्रोमेटिड का
ओके, क्रोमेटिड का सेपरेशन कब होता है? क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम से क्रोमेटिड एनाफेज के टाइम पर सेपरेट होगी। ओके, और क्रोमेटिड सेपरेशन देखा जाता है मियोसिस में, मियोसिस 2 में। तो मतलब एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर टूटता होगा और दोनों क्रोमेटिड्स अलग होती होगी। ऑप्शन देखो, एनाफेज 2 कहां पर है? टेलोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2 एंड एनाफेज 2 फोर्थ वाला ऑप्शन है। ओके, तो करेक्ट आंसर है बेटा आप लोगों का 104 का एनाफेज 2। ठीक है, चलो एनाफेज 2, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 115 वाला क्वेश्चन है, Which of the following is correct sequence of steps in a PCR polymerase chain reaction? तो इसमें पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में। आपको पीसीआर में पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, फिर नेक्स्ट है व्हेन वन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग, है ना, मतलब जहां तक आपके चैप्टर्स हो चुके हैं वहां के क्वेश्चंस हम पहले देख लेते हैं, फिर बाकी के आपको पेपर मिल जाएगा तो आप लोग वहां से जब जब चैप्टर होता जाएगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस वहां पर कर पाएंगे। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, तो डिसीज को ट्रीट करने के लिए जब हम जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। ओके, जीन थेरेपी, ये जीन थेरेपी वाला भी हम बायोटेक्नोलॉजी की पूरी जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो एप्लीकेशंस अब बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में जीन थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। तो 116 का आंसर 3 होगा जीन थेरेपी, क्योंकि डिसीज को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी, अगर वहां पर किसी जीन को लेते एम्पलीफाई करते और उससे पता करते कि उसको कौन सा डिसीज है तो उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ट्रीट कर रहे इसलिए जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल के ऊपर है, ये तो बनना चाहिए आपसे 117। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। पहला है क्रिस्टी, सेकंड है थाइलेक्वाइड, थर्ड है सेंट्रोमियर, फोर्थ है सिस्टर्नी। पहला है क्रिस्टी, ए, बी दिया है थाइलेक्वाइड, थर्ड सी है सेंट्रोमियर एंड डी है सिस्टर्नी। ओके, अब इनके आगे करेक्ट वाला आप बताते जाना, मैं पढ़ता जाता हूँ। फर्स्ट लिखा है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम, क्या होगा बेटा इनमें से? सेंट्रोमियर होगा ना, सेंट्रोमियर जहां पर जुड़ता है उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं ना, और कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट बनती है जिसके आगे फिर बल्ज आउट पार्ट बनता है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं आगे। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से रिलेटेड कौन सा पार्ट है वही से आपको भी आंसर हो जाना चाहिए था, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो, लेकिन ये पढ़ाया हुआ है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट। नेक्स्ट है डिस्क शेप सैक्स इन गोल्गी apparatus, कौन सा होगा इसमें से? गोल्गी apparatus बोला है ना, गोल्गी apparatus में सिस्टर्नी, डिस्क शेप। नेक्स्ट है इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ जल्दी। क्रिस्टी, इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी बचा थाइलेकॉइड के लिए, तो लास्ट वाला क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। ओके, ये उसके लिए हो जाएगा। तो फर्स्ट ए का हमारा आया है इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ए का 3 दिख रहा है फोर्थ वाले ऑप्शन में, इसलिए इसका फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग वाला। ओके, 118 द फैक्टर लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट, ये इवोल्यूशन में पढ़ेंगे बेटा हम लोग आगे जेनेटिक्स के बाद। 118 इवोल्यूशन का है। 119 देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है,
when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome. क्रोमोसोम्स की इक्वल आर्म्स है और सेंट्रोमियर मिडल में प्रेजेंट है। इस सेंट्रोमियर को क्या कहेंगे बेटा हम? एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक या सब मेटासेंट्रिक? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 119, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये 11th क्लास का है। गैमी आर प्रेजेंट इन, गैमी किस में प्रेजेंट होते हैं? पहले तो गैमी क्या है कौन बताएगा? पुढे पार्ट मागे सपाट। गैमी कहाँ पढ़े थे हमने? ब्रायोफाइट्स में। ओके ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स में, ठीक है, मर्केंशिया में क्या होते हैं गैमी? गैमी क्या होते हैं बेटा? गैमी, गैमी कप कुछ पढ़ा था हमने? बताओ क्या पढ़ा था हमने? गैमी, गैमी कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, डिटैच होने पर नया लिवरवर्ट बना सकती है, थैलस बना सकती है। तो गैमी आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑप्शन सम लिवरवर्ट्स, सेकंड मॉसेस, थर्ड टेरिडोफाइट्स, फोर्थ है सम जिम्नोस्पर्म। क्या आंसर होगा? सम लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स। ओके तो 20 में से कितने क्वेश्चन आए अभी तक हमारे? 1 2 जो आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, उनमें से ये अगर बाकी चैप्टर्स पढ़ते तो वो भी उसमें भी सब आ जाते। जो हम चैप्टर पढ़े हैं उनमें से सभी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कोई बाहर का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके तो 20 में से 10 क्वेश्चन जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और 10 के 10 क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो आए हैं वो आप पढ़ चुके हैं क्लास में। तो ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें से जो आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, 10 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस अभी तक हुआ है उसमें से आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्या बेटा इसका? स्क्रीनशॉट लेना है क्या? डन सर। ओके डन सर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। देखते हैं हमारे इसमें का है क्या। During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. इसका आंसर डीएनए होना चाहिए। डीएनए एक्सट्रैक्शन के टाइम पर चिल्ड इथेनॉल या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड को डालते हैं और ये हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम पर। ओके तो ये बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। डीएनए आंसर होना चाहिए इसका। तो अभी हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट 122 ये है कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन। ये पढ़ चुके हैं हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। मैच करना है आपको। कोहेशन, ए है कोहेशन, बी है एडेशन, सी है सरफेस टेंशन और डी है गटेशन। ओके इनके आगे मैच करने के लिए दिया है। तो फर्स्ट दिया है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, पहला स्टेटमेंट है, पहला है। दूसरा है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। सेकंड का वाटर से वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा? कोहेशन।
वाटर लॉस इन लिक्विड फेज क्या होगा? वाटर लॉस इन म्यूटेशन। लिक्विड फेज। वाटर लॉस मतलब ये है गटेशन। ओके, गटेशन अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं ना हम विंटर सीजन में, वाटर लॉस होगा वहां पर। ये गटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेस, ये क्या हो जाएगा? एडेशन। कोहेशन। अरे, अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेसेस, एडेशन। addition, पोलर सरफेस की तरफ एडेशन हो जाएगा। और मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज क्या हो जाएगा? guttation, गटेशन। मोर सरफेस अट्रैक्शन इन टेंशन। लिक्विड फेज गटेशन हो जाएगा। नहीं सर, सरफेस टेंशन। गटेशन को तो हमने वाटर लॉस बोला ना बेटा। yes sir, surface tension, फिर कोहेशन के लिए आ जाएगा म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेशन फोर्स मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, उसको हमने कोहेशन पढ़ा था। और वॉल के साथ में जब वो जाएगा, जो फ्लोएम की जाइलम की जो वॉल होती है, ट्रैकियरी वॉल, उसमें लिग्नोसेलुलोजिक लेयर होती है, तो लिग्निन के साथ में ये एडिशन करेगा वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल लिग्निन की वॉल के साथ में जब ये जाएगा, मूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एडिशन। ओके, क्लियर? yes sir, यस सर। सरफेस टेंशन मतलब पोलर सरफेसेस के लिए वहां पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर सेकंड वाला आंसर आना चाहिए, 2413 वाला। ये ट्रांसपोर्ट इन वाटर वाला प्लांट के ऊपर, प्लांट वाटर रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज लीफ, पहला ऑप्शन है लीफ, सेकंड ऑप्शन है शूट अपेक्स, थर्ड है स्टेम, और फोर्थ है एक्सिलरी बर्ड। लीफ। क्या होगा? लीफ। लीफ। फोटो पीरियडिज्म है बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटो पीरियड। फोटो पीरियडिज्म हमने पढ़ा है कहीं पर? यस सर। किस चीज के लिए पढ़ा था हमने फोटो पीरियडिज्म? क्या बोला था हमने डेफिनेशन, बताओ। सर लाइट की तरफ मूवमेंट करना। हाँ, लाइट की तरफ मूवमेंट करना। लाइट की तरफ मूवमेंट, वो फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था बेटा। सर लॉन्ग डे फोटो प्लांट, शॉर्ट पीरियडिज्म डे है। प्लांट। सर टाइम पीरियड। यस हिमांशु, जरा जोर से बोलो बेटा। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स में पढ़ा था फोटो पीरियडिज्म। यस, हाँ, लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट के फॉर्म में पढ़ा था ना। तो क्या था फोटो पीरियडिज्म, क्या था, डिफाइन करो। अगर क्रिटिकल Response of plant to period of day and night. Time period of light in which stimulate flowering. फ्लावरिंग स्टिमुलेशन के लिए हमने बोला था फोटो पीरियडिज्म। लाइट का वो टाइम पीरियड जो फ्लावर इंड्यूस कर सकता है, एंथेसिस कर सकता है, बर्ड का ओपनिंग कर सकता है फ्लावर में। तो फ्लावरिंग के लिए
जो टाइम पीरियड लगता है लाइट का, उसके बेसिस पर हमने पढ़ा था। तो हमने ऐसे पढ़े थे ना शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में, कि अगर जिनको 12 आवर्स से कम लाइट लगती है क्रिटिकल, ठीक है, 12 आवर्स से कम लाइट में ही जो फ्लावरिंग कर देते हैं तो उनको शॉर्ट डे प्लांट बोला था। जो 12 आवर्स से ज्यादा, 12 आवर्स से कम लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं कर, सॉरी, जो फ्लावरिंग नहीं कर पाते, लेकिन 12 आवर्स से ज्यादा लाइट में फ्लावरिंग करते हैं, उनको लॉन्ग डे प्लांट कहा था। और जो शॉर्ट डे कंडीशन में भी और लॉन्ग डे कंडीशन में भी फ्लावरिंग कर सकते हैं, उनको डे न्यूट्रल प्लांट कहा था। तो आप लोग देख लो, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है, जितना आपने पढ़ा है उसी में से आ रहे हैं क्वेश्चंस, बट आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो चेक करो, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स बनेंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका वो लीव, एक्सिलरी बर्ड, बर्ड के ऊपर वहां पर फ्लावरिंग के लिए 124 द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन फील्ड। सर वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब वीडीसाइड की तरह कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज किया जाता है? ऑप्शन है IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड, सेकंड IAA इंडोल एसिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और फोर्थ है 2,4-D मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कौन सा वीडीसाइड पढ़ा था हमने? 2,4 डाई 2,4-D। ओके, 2,4-D वीडीसाइड का एग्जांपल हो जाएगा। 124 में 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सर एक डाउट है। क्वेश्चन नंबर 125 which of the following algae produce केराजिन? केराजिन कौन सा algae प्रोड्यूस करता है? ब्लू ग्रीन algae, ग्रीन algae, ब्राउन algae, रेड algae? केराजिन। तो हमने पढ़ा था कि एल्जीन ब्राउन algae प्रोड्यूस करते हैं और केराजिन रेड algae प्रोड्यूस करते हैं। और ये एल्जीन एंड केराजिन algae के इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोकोलाइट्स की तरह काम करते हैं, वाटर रिटेंशन करके रखते हैं। केराजिन रेड algae का प्रोडक्ट है। केराजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस आपकी पढ़ना बाकी है, अदरवाइज आप वहां पर जो लिखा है बी और सी, तो डीएनए से एमआरएनए बनना, ये आपको बहुत बार बता दिया है कि डीएनए से एमआरएनए बनना, और इवन आपको अभी वैक्सीन के टाइम पर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डीएनए से एमआरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ओके, ए ऑप्शन है यहाँ पर, तो ए है यहाँ पर डीएनए से डीएनए की तरफ। तो डीएनए से डीएनए बनना मतलब डीएनए का रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बाद में कंप्लीट होने के बाद में पढ़ेंगे, उसमें है, बट आपको ये अभी वैक्सीन वगैरह के टाइम पर पढ़ा दिया था। तो डीएनए से डीएनए बनना ये डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशन प्रोसेस, सी वाली ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ठीक है, तो वहां पर सी और प्रोटीन नहीं दिया है, वहां पर प्रोटीन की जगह डी दे दिया है। तो डी, तो ए हो जाएगा रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, बी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, सी हो जाएगा ट्रांसलेशन, और डी हो जाएगा प्रोटीन। 126 इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो हमने अभी प्रॉपर वहां पर क्लास में पढ़ा नहीं है चैप्टर। 127 बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर है। Which of the following are not secondary metabolites in plants? Not secondary metabolites. पहला ऑप्शन है रबर गम्स, सेकंड ऑप्शन है मॉर्फिन कोडीन, थर्ड अमीनो एसिड्स ग्लूकोज, फोर्थ है विनब्लास्टिन सर्क्यूमिन। कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है बेटा इनमें से?
पहला ऑप्शन है रबर गम्स, सेकंड मॉर्फिन कोडीन, थर्ड अमीनो एसिड्स ग्लूकोज, फोर्थ विनब्लास्टिन सर्क्यूमिन। रॉन्ग बेटा, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ गए। बायोमोलिक्यूल्स को हमने कहा था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो डायरेक्टली काम आते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ओके, जो हमें डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आते हैं, जिनको ब्रेक करते हैं, उनसे एनर्जी या बॉडी की ये चीजें हम बूस्ट अप करते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने कहा था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बन सकते हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर होते हैं, और वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। तो रबर, गम्स, रेजिन, कुछ मेडिसिन, पॉइजन। ओके, तो रबर, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विनब्लास्टिन, सर्क्यूमिन, ये चार्ट दिया है वहां पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। ओके, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए, सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। तो देयरफॉर आंसर 127 का 3 हो जाएगा, थर्ड वाला अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, ये इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है। ओके, इसको इकोलॉजी के टाइम पर हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर मतलब अभी अगेन बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाले का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ओके, तो नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये नहीं है इसका फंक्शन, प्यूरिफाई नहीं करता, ये बस जीन की कॉपी बनाएगा उससे कि हम देख सकते हैं कि जीन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, कोई म्यूटेशन तो नहीं है, चेंज वहां पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, ये प्लांट एनाटॉमी पर है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्क्लेरिड, सिंपल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, जो एंजियोस्पर्म पर है। तो आप लोगों ने 11 क्लास में भी एंजियोस्पर्म पढ़े हैं और अभी भी एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ी है, रिप्रोडक्शन। और टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, एम्ब्रियो सैक उसकी मैच्योरिटी पर कैसा होगा? ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। सेकंड ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड एंड पहला ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, सेकंड ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, थर्ड ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, और लास्ट वाला ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। कौन सा आंसर होगा बेटा? 8 न्यूक्लिएटेड 7 पढ़ा है ना आप लोगों ने बार बार? यस आर्यन? 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स। ओके गुड, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, सबका आंसर आना चाहिए था। इतनी बार हम एम्ब्रियो सेट को पढ़ चुके बार बार कि 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 एक एपरेटस की सेल जिसमें 2 सिनर्जिड और एक होगा फीमेल गैमेट, और एक सेंट्रल सेल होगी जिसमें 2 सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है। तो सेंट्रल सेल एक, लेकिन उसमें 2 न्यूक्लिया है, और बाकी सभी सेल्स में 3 सेल्स में 3 न्यूक्लिया है, एक न्यूक्लियस है। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये आपका आंसर होना चाहिए। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, तो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल उल्टा दे दिया वहां पर, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। ओके, तो 30 तक अगर काउंट करें, 30 तक ये 5 क्वेश्चंस और आ गए हैं आपके जो सिलेबस में थे। तो 15 आउट ऑफ 15 वहां पर आपके, और 30 में से 15 क्वेश्चंस आप वाला चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके हो सिलेबस में। 32, which of the following algae contains mannitol as reserve food material? mannitol किसमें होता है बेटा?
ब्राउन अलगी में, हाँ, ग्रीन अलगी में स्टार्च मिलेगा, ब्राउन अलगी में मैग्नीटॉल और उसी को हम लेमिनरी स्टार्च भी बोलते हैं, वो मिलेगा। और रेड अलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है। तो ब्राउन अलगी में, लेकिन यहाँ पर क्लास नहीं पूछी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अब चूज करो फिर। एक ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, सेकंड है एक्टोकार्पस, थर्ड है ग्रासिलरिया एंड फोर्थ है वॉलवॉक्स। एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है क्या हमारी इसमें? हाँ है। Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as, इनको क्या कहेंगे फिर? दो टाइप के स्पोर्स अगर बना रहे हैं इनको क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हेट्रोस्पोरस, दूसरा है होमोसोरस, थर्ड है हेट्रोसोरस और फोर्थ है होमोस्पोरस। जो दो टाइप के स्पोर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, तो पहला ही ऑप्शन आएगा। टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो हेट्रोस्पोरस। ओके। 34 mutations in plant cells can be induced by, ओके, लेकिन ये म्यूटेशंस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ऑप्शन से जियाटिन, काइनेटिन, इंफ्रारेड रेज एंड गामा रेज, तो इसका आंसर होगा गामा रेज। ओके, हम ये पढ़ेंगे एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है अमेंसेलिज्म। तो अमेंसेलिज्म ये इकोलॉजी में इंटर रिलेशंस में हम पढ़ेंगे। तो ये अभी हमारे पढ़ने के, तो इसलिए हम इसमें नहीं लिख रहे कि हमारे इसमें से आया क्वेश्चन। तो 35 जो ए सेक्शन में थे बॉटनी के, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए? तो 15 + 3 18। ए सेक्शन में 18 क्वेश्चंस आए और 18 के 18 आप वहां पर 18 आउट ऑफ 18 जो अभी तक आपने पढ़ा है सिलेबस, उसमें से आप बना सकते थे। ठीक है, मतलब आज की कंडीशन में भी अगर आपका पेपर होता तो आपको 18 में से आपके 18 क्वेश्चन आते इतने सिलेबस में से जितना आपका हुआ है नीट के पेपर में, और आपको उतने क्वेश्चंस वहां पर बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्लास में हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम बी सेक्शन देखते हैं बॉटनी का। सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक क्वेश्चन 123 में एक डाउट है। क्या बेटा? क्वेश्चन 123 में एक डाउट है। क्वेश्चन 123 में एक डाउट है। 123 क्या था? 123 था द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज, नहीं ये 24 था। 23 था द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है सर इसमें? एनसीईआरटी के हिसाब से लीव्स होना चाहिए ना? एनसीईआरटी में लीफ है फोटोपीरियडिज्म में? हाँ सर, साइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लीव्स दिया है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो हमको ही आंसर लेना पड़ेगा। फोटोपीरियडिज्म, फोटोपीरियडिज्म प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कौन सा होगा? 14 नंबर का होगा क्या? 15 वाला होगा। 16 से तो एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी, फोटोपीरियडिज्म लास्ट में होगा। It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. It also seen that such plants are able to measure the duration exposure of light. For example, some plants require the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration, which others must be exposed to light for a period less than this critical time before flowering is initiated in them. The former group of plants are called long day plants, while later ones are termed
short day plant. The critical duration is different for different plant. There are many plants, however, there is no such correlation between exposure to light duration and induction of flowering response. Such plants are called day neutral. It is now also known that not only the duration of light period, but that the duration of dark period is also of equal importance. Hence, it can be said that flowering in certain plants depend not only on combination of light and dark exposure, but also their relative durations. This response of plants to periods of day or night is termed as photoperiodism. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, they, that is, shoot apices of plants by themselves cannot pursue photoperiods. The site of perception of light or dark duration are the leaves. ओके है ना। तो वहां पर बर्ड फॉर्मेशन के लिए तो लाइट लगेगा बेटा, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि स्टार्टिंग में लाइट लीप से परसेप्शन, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पर लीप। 123 का लीफ लिखना पड़ेगा आंसर। एनसीईआरटी में वहां पर डायरेक्ट उसने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली शूट अपाइसेस वहां पर बर्ड बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कंप्लीट वहां पर कन्वर्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम बर्ड बनाएगा और फ्लावरिंग फाइनली किससे होगी, बर्ड ओपनिंग से। तो आंसर वहां पर बर्ड हम वहां पर लिख सकते हैं, बट जब एनसीईआरटी में लिखा है कि स्टार्टिंग में कहां पर परसेप्शन ऑफ लाइट जो है वो लाइट को रिसीव करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है स्टार्टिंग में, तो इनिशियली वो है लीफ, वहां से फिर इनिशिएशन होगा, इसलिए आपको उसका आंसर लीफ लिखना है। फिर 123 का लीफ लिख देना है। ओके बेटा हिमांशु, गुड। यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया होगा बेटा सबका? यस सर। ओके चलो बी सेक्शन देखते हैं जल्दी से, बी सेक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चंस तो आप लोग नेक्स्ट इसमें भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, आप लोग पेपर देख लेना और जो जो क्वेश्चंस में ऐसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग चेक करते जाना उसको, कितने क्वेश्चंस हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड है, कितने हमारी क्लास में से आए हैं और कितने आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये एनालिसिस जरूरी है आप लोगों के लिए। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, 15 में से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 136 हमारे इसमें से है या नहीं देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? ओके, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 3 का रोल होता है टीआरएनए सिंथेसिस। ओके, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। ठीक है, टीआरएनए के साथ साथ ये कुछ स्पेशल टाइप के और आरएनए भी बनाता है, अलग टाइप के, क्योंकि आपको 11th क्लास में जब मैंने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स में तब आपको क्लियरली बताया था कि आरएनए हम यूजुअली 3 टाइप के पढ़ते हैं, कॉमनली 3 टाइप के पढ़ते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। बट इसके अलावा भी कुछ आरएनए हैं, जैसे लाइक स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए एससीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, ओके, गाइड आरएनए जीआरएनए, ओके, इस तरह के अलग अलग आरएनए भी हैं। तो टीआरएनए के साथ साथ में 5s आरआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये भी फॉर्म करता है। तो 136 का थर्ड वाला आंसर होना चाहिए। ओके, फिर सब्सिडियरी सेल, कंजक्टिव टिश्यू, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम थे सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन है प्लांट एनाटॉमी में। 137 138 प्लाज्मिड PBr322, तो ये प्लाज्मिड के ऊपर क्वेश्चन है, वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ में कंप्लीट करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर पढ़ोगे उससे रिलेटेड है।
इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो ये वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन है nt इज इक्वल टू n0 ERT, और e रिप्रेजेंट करता है वहां पर द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, फोर्थ वाला आंसर। बट आपको ये आप ये पढ़ोगे इकोलॉजी के 4 चैप्टर से, उसमें से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे वहां पर। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? पहला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 और PS2 दोनों लगते हैं क्या बेटा? नो सर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली PS1 लगता है। PS1 और PS2 दोनों होंगे तो पहले PS2 वाटर का स्प्लिटिंग करवाएगा, ओके, और वो Z स्कीम बनेगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 एब्सेंट है, इसलिए ये साइक्लिक बन रहा है PS1 से। तो पहला ही वाला ही रॉन्ग है वहां पर। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। क्या हमारे इसमें से है, देखते हैं। हाँ, सम ऑफ the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells, यहाँ तक तो करेक्ट है, called sheath cells। sheath cells बोलते हैं क्या बेटा हम उसको? हेलो, ऑडियो क्लियर है बेटा? यस सर। हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी आपको? यस सर आ रही है। हाँ, तो शीथ सेल्स बोलते हैं कि बेटा उनको हम? नहीं सर। शीथ सेल्स नहीं बोलते उनको, हेट्रोसिस बोलते हैं हम। नाइट्रोजनस फिक्सेशन, नाइट्रोजनस एंजाइम हेट्रोसिस में रहते हैं, ओके। शीथ सेल्स नहीं बोलते उनको, हेट्रोसिस बोलते हैं। करेक्ट पूछा था तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। दो सेल के फ्यूजन को हम कैरियोगैमी कहते हैं क्या? सिमगैमी कहते। नहीं होना चाहिए। कैरियोगैमी मतलब दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन, टू न्यूक्लियाई अगर फ्यूज होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। ये भी रॉन्ग हो गया, करेक्ट चाहिए हमको। थर्ड है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है तो प्लाज्मोगैमी होगी या नहीं होगी? करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है, इसलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ वाला देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। लिविंग प्लांट पर ग्रो कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको सेप्रोफाइट्स कहेंगे। करेक्ट है या रॉन्ग है? कोई आंसर नहीं। सेप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजर का टाइप हो गया, और डिकम्पोजर लिविंग बॉडी पर नहीं ग्रो करता, डेड बॉडी पर ग्रो करते हैं, ओके। तो आपको करेक्ट चूज करना था तो थर्ड वाला करेक्ट है यहाँ पर 142, प्लाज्मोगैमी वाला, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। फंगस में पढ़ा था हमने। फिर नेक्स्ट है कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैचिंग। वहां पर ये हमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। नाइट्रोकॉकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, ओके, ये है आपके सामने। नाइट्रोकॉकस, उसके बाद में राइजोबियम, थायोबैसिलस और नाइट्रोबैक्टर। अभी भी ध्यान दे दो आप लोग कि आपके इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो वहां पर जो पढ़ाया गया है वहां पर बराबर। अगर ध्यान दोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, कोई अलग से नहीं आने वाला है, कोई एडीएन पेपर नहीं बनाने वाला है। जो क्लासरूम में पढ़ोगे वही आएगा, क्लासरूम और एनसीईआरटी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नाइट्रोकॉकस
आगे लिखा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा? ये भी नहीं पता है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ये भी नहीं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में राइजोबियम कन्वर्ट करेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोकॉकस कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और डीनाइट्रिफिकेशन अपर थायोबैसिलस करेगा। ओके, पढ़ना जरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, उसमें एक क्वेश्चन है 143। फिर 143 ये भी आपने पढ़ा हुआ पार्ट में से है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट। उसमें स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो 12th में भी है, और वो फिर से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। सेकंड है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। थर्ड है इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन one molecule of NADH plus H positive gives rise to 2 ATP molecules and one FADH2 molecule gives rise to 3 ATP molecules. फोर्थ है ATP is synthesized through complex 5। क्या रॉन्ग हुआ इसमें से? FADH2 NADH2 एक NADH2 कितनी एनर्जी देता है? 3 molecules। हाँ, एक NADH2 3 ATP के बराबर एनर्जी देता है ना, और एक FADH2 मतलब FADH plus H पॉजिटिव 2 ATP। ये पढ़ा था ना हमने, तो वहां पर उल्टा लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट में, NADH plus H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 ATP लिखा है, एंड 1 FADH2 गिव राइज टू 3 ATP मॉलिक्यूल। तो ये रॉन्ग हो गया थर्ड वाला 144 का। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग की दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा होगा। इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फैमिलीज pollen grain retain their viability for months after release। ओके, तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, लेकिन पोलन वायबिलिटी तो आपने वहां पर पढ़ना चाहिए, पोलन वायबिलिटी। तो पोएसी एंड लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इसको एनसीईआरटी से चेक कर लेना एक बार। पोलन वायबिलिटी के लिए एग्जांपल क्या लिखे एनसीईआरटी में, तो ओके, अभी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। देन इसके बाद में जो 5 क्वेश्चंस बचे वो, और सेक्शन बी, ये आप भी चेक करना, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चंस नहीं आए आपसे, वो भी चेक करना, जो टॉपिक हमारे हो चुके उसमें, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ऑन एन एवरेज आप लोगों का जितना सिलेबस हो चुका है उसके बेसिस पर अबाउट 60% क्वेश्चंस, ओके, 60% क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन, अभी सेक्शन बी के बॉटनी के थोड़े क्वेश्चन बाकी है, 5 क्वेश्चन, वो भी चेक करना, और जूलॉजी के दोनों सेक्शंस के क्वेश्चन चेक करना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अबाउट 60% क्वेश्चन जो है वो हम जो पढ़ चुके हैं अभी तक उसमें से आ चुके हैं, और जो 40% है वो अभी हमें पढ़ना बाकी है, उसमें से आने वाले हैं। ओके, जेनेटिक्स के आगे वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये पार्ट्स है। ओके बेटा, चलो।
ठीक है, सर चलो। हाँ बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो। टेस्ट में 11 में से कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में 11 में से कौन सा चैप्टर आएगा? ठीक है, सर प्लांट क्लासिफिकेशन सब लोगों ने पढ़ा है? यस सर। हाँ, अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब स्टूडेंट नहीं, पूरी बैच में, मतलब प्लांट क्लासिफिकेशन सभी बैच में हुआ था? ओके, तो प्लांट क्लासिफिकेशन इधर से आ जाएगा और इधर से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके ओके सर। ठीक है, चलो बाय बेटा, टेक केयर, बाय कल सर। मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा। सर